अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः माघकृष्णषष्ठी दिनांक 1 एप्रिल 1 मार्च 2024। महाप्रकाश निघंटु कुमारी। शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो कुमारी के बारे में हम पढ़ रहे थे। दोषोदरे यकृतोदरे च भेदनार्थं स्रोतशोधनार्थं च कुमारी रसः प्रशस्तः। तो दोषज उदर हो या यकृतोदर, उसमें भेदन और स्रोतशोधन के लिए कुमारी रस प्रशस्त है। स्रोतोरधात् गुल्म शोफार्षांसि जायन्ते तेषु कुमारी उपयुक्ता भवति। तो स्रोतोरध के जरिए गुल्म शोफ अर्श ये विकार निर्माण होते हैं, उसमें कुमारी उपयुक्त होती है। गुल्मेषु विशेषण कुमारिका स्वभाव उपयुक्त है, और खास करके गुल्म में कुमारिका का आसव, कुमारी आसव ये श्रेष्ठ है। स्रोतो विबंध मोक्षणात् आहार रसा धातुन गच्छति धातूनां पोषणं च भवति। स्रोतो रोध नष्ट होने के कारण आहार रस धातु तक पहुंचता है, धातु का पोषण होता है। अतः कुमारी रसायनी वृक्षाच, और इसलिए कुमारी रसायनी भी है और वृक्ष भी है। तो इसी के आधार पर मैं सोच रहा हूँ कि इसका काफी अच्छा प्रयोग कैंसर के मरीजों में हो सकता है। मैं अभी सोच रहा हूँ धात्री कुमारी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन। धात्री भी वैसे रसायन है, वाजीकरण है और शीतवीर्य है। हाँ, और कुमारी भी शीतवीर्य रसायन वाजीकरण इस प्रकार की है। तो खास करके ये केमोथेरेपी रेडिएशन करके जो लोग आते हैं उन सभी में रसायन और वाजीकरण की दृष्टि से अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा।
तो धात्री चूर्ण को रस कुमारी स्वरस की भावनाएं देखकर उसकी बोलियां अगर बनाई जाती है और वो दी जाती है तो ये थोड़ा सा अनुलोमन करने के लिए भी अच्छा है कि दोनों ही अनुलोमन करने वाले मतलब विबंध दूर करने वाले इस प्रकार के हैं। और रसायन वाजीकरण है, शीतवीर्य है, अनेकदंतक व्रणापहा, ये भी कुमारी की खासियत है। तो रेडिएशन के बारे में भी ये अच्छी है इस प्रकार से। कुमारी स्वरसा निशाचूर्ण युक्त प्लिहाम नाशयति। तो निशा हरिद्रा चूर्ण के साथ कुमारी का स्वरस ये इसका प्लीहा का नाश करता है। कुमारी भेदन आहे तर पित्ताशमरीमध्ये पण वापरतात, मध्ये पण मदत करेल का? हो सकेगा। इसमें अगर हम पाषाण भेद के साथ कुमारी इस प्रकार के साथ दे सकते हैं तो शायद ये बाइल स्टोन्स में अच्छा इस प्रकार का काम करेगी। तो अभी कुमारी के विभिन्न तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं। कुमारी आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है, वैसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। तो पाषाण भेद या वरुण, इसके साथ में वरुण थोड़ा उष्णवीर्य है, पाषाण भेद वैसे भी अच्छा है। उसको अगर कुमारी स्वरस की भावनाएं देते हैं तो ये शायद इस प्रकार के बाइल स्टोन्स के लिए अच्छा इस प्रकार का काम करेगा। और धात्री के साथ कुमारी ये कैंसर जैसे मरीजों में एक अच्छा काम करेगी। तो मैं अभी थोड़ा सा देखता हूँ कि ये प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे इस प्रकार से। मंगेश ठमके तुम हो क्या लेक्चर में? या आतिश ओसवाल? ये कोई अगर बना के देता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धात्रिस वर्ष को कुमारी की भावना एक और पाषाण भेद को कुमारी की भावना ये दूसरा इस प्रकार से। और कम से कम 3 या 7 भावनाएं ये देनी है इस प्रकार से। मेदक्षय रक्तक्षय पाण्डुरोगे जीर्णज्वरे च प्लीहा वृद्धिं गच्छति तत्र कुमारी स्वरसः पिप्पलीचूर्ण संयुक्तो प्रशस्तो भवति। तो ये भी पिप्पली कुमारी ये भी कॉम्बिनेशन है। तो मेरे ख्याल में एक काफी भिन्न भिन्न इस प्रकार के योग बन सकते हैं। रक्तधरा कला शिरासि यकृत लिन्नोश्च भवति दोष प्रकोपात् रसस्य रञ्जनकार्यं वैषम्यं गच्छति कुमारी यकृद्गत पित्तस्य शोधनं कृत्वा रसस्य रञ्जनं सम्यक् करोति तेन पाण्डुरोगस्य प्रशमो भवति यकृत प्लीहा च स्वस्थानं गच्छति। तो यहाँ कुमारी के साथ पिप्पली ये एक कॉम्बिनेशन है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, वैसे आसान है बनाने में। और कुमारी रस की भावनाएं देख देना भी काफी आसान है क्योंकि आसानी से भावनाएं दी जा सकती है स्वरस की। और फिर गुटिका बनने में भी कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। लोह भस्म संयुक्त मंडूर भस्म संयुक्तो वा कुमारी स्वरसा पांडुरोगम प्लीहानम च शमयति। तो ये भी हो सकता है कि मंडूर और ये पिप्पली। वैसे पांडुरोग में एक योग आया है, याद नहीं आ रहा अभी। पिपली द्विगुणा युंचात गुटिकाम पांडुरोगणे ऐसा दूसरा श्लोक है, दूसरा चरण है।
याद आएगा। हाँ, गुडनागर मंडूर तिलांशान मानत समान पिप्पिली द्विगुणा नियुज्यात कुटिकाम पांडुरोगिणी। तिलनागर मंडूर गुड़ और पिप्पली द्विगुण इस प्रकार। गुणांशान मानत समान। तो तिल नागर मंडूर और गुड़, ये एक संयोग है, उसमें पिप्पली डाली गई है। और ये गुड़ के साथ होने के कारण बनाने में काफी आसान इस प्रकार की है। और ये अच्छी तरीके से काम करेगी। हम्म, इसमें कुमारी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि काफी अमल की मंडूर इनको कुमारी स्वरस की भावना दे देंगे, ये भी एक पॉसिबल इस प्रकार का है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ। हम्म, और ख्याल में मंडूर एक भाग और अमल की 4 भाग या 10 भाग इस प्रकार से अगर करेंगे तो भी चलेगा, और कुमारी स्वरस की 7 भावनाएं देनी है इस प्रकार से। हम्म, इसमें पिपली भी डाल सकते हैं, वो भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। हम्म, और ये पीसीओडी में भी ये बात हो सकती है, पिपली संयुक्त इस प्रकार की कुमारी। हाँ। लोहभस्म संयुक्ता मंडूरभस्म संयुक्तो वा कुमारी रसा पांडुरंगम प्लिहानम च नाशयति। तो ये कुमारी के साथ काफी इस प्रकार से योग बन सकते हैं। पांडुवर्ती है। तिलनागर मंडूर तिलांशान मानत समान पिपली द्विगणान युंजात गुटिकाम पांडुरोगिणी। ये वाग्भट में ही है। शायद चरक में भी होगा, पक्का याद नहीं है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। कुमारी रक्तम रक्तगत दोषम। हाँ, ओजक्षयात रसरक्तादि धातुक्षयाच्च स्त्रीणां रजाः न स्रवति गर्भकोष्ठ संशोधनेन रक्तादि धातु वर्धनेन च कुमारी रजः स्रावयति। सगर्भ गर्भाशये कुमारी स्वरसः कृष्णबोलः वा न प्रशस्तः। प्रसवादनन्तरं गर्भक्षेत्कोष्ठ संशोधनार्थं तु शस्तः। समृचः सघृतः कुमारी रसः शूलम अनाहं च शमयति। हाँ, तो अभी ये पीसीओडी की समस्या काफी बड़ी है, और बहुत देरी से रजप्रवत होना ना, 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 बरस के बाद इस प्रकार के मरीज दिखते हैं। तो इसमें मूल रूप से निर्माण ही कम होता है। तो ये निर्माण अच्छा हो इसलिए कुमारी, और शायद उसके साथ पिप्पली या फिर रसपाचक, और ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का, ये भी अच्छा इस प्रकार का काम करेगा। या वंग मिश्रण, ये भी साथ में दे देंगे इस प्रकार से। तो रजस्राव अगर कम है तो कुमारी प्रशस्त इस प्रकार। कुमारी रक्तम रक्तगत दोषं त्वग्गत दोषं च शमयति। विसर्पं प्लिहानं विदरतिं वातरक्तं रक्तगुल्मं कुष्ठं च कुमारी रसः निहन्ति। तो पित्त प्राधान्य जहां जहां पे है, वहां सभी जगह कुमारी रस अच्छा है। पामायाम विस्फोटे च रजनी चूर्णयुक्तः कुमारी स्वरसः प्रशस्तः। च रक्तगतं क्लेदं नाशयति मलं च अनुलोमयति। रक्तम शोधयति विविधान कुष्ठान च दूरीकरोति। मैंने कुमारी रजनी योग तो बना के रखा है, और कहीं कहीं मैं प्रयोग करता हूँ, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर प्रयोग होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो ये कुमारी रजनी इस कॉम्बिनेशन ये अच्छा इस प्रकार का है कुष्ठ के लिए विशेषता।
अग्निदग्धे विस्फोटे दाहे च दाहशमनार्थम कुमारी रसा लेपने हितः। अग्निदग्ध विस्फोट और दाह, इनमें दाह प्रशमन के लिए कुमारी रस लेपन के लिए हित है। तो ये खास कर कर रेडिएशन के बाद जो जलन होती है उसमें मैंने एक कुमारी स्वरस से सिद्ध घृत बनाया था और फिर उसका शतधौत घृत बनाया था। तो कुमारी शतधौत नाम से किया था वो। वो भी खत्म हो गया, आगे बना नहीं। कुमारी जेल उपलब्ध है और कुमारी जेल का इस प्रकार के सीधा उपयोग इन मरीजों में किया जा सकता है, खासकर ओथर के ओरल कैंसर में। सब म्यूकस फाइब्रोसिस से कॉमन समस्या है और अग्निदग्ध वहां पे इतना कभी कभी दिखाई देता है कि सभी त्वचा जो कृष्ण वर्ण हो जाती है, संकोच हो जाता है त्वचा का। तो यहाँ ये कुमारी जेल या कुमारी शतधौत घृत ये एक अच्छा इस प्रकार का काम करती है। पित्तज विद्रधौ स्तन विद्रधौ विसर्पे नेत्राभिषंदेश विदाह परिशांतर्थम कुमारी स्वरस्य से प्रलेपो प्रशस्तः। तो पित्तज विद्रधि ये तो काफी मुश्किल है, स्तन विद्रधि कभी कभी मिलते हैं, विसर्प तो मिलते हैं, नेत्राभिषंद में भी इसका प्रयोग हो सकता है। कुमारी दाहम पाकंच शमयति शोफम रागंच नाशयति। तो दाह पाक शोफ राग इन सभी का नाश करता है। अभिघात जे शोफे हरिद्रा रक्तचंदन स्फटिक रोहित का नाम कुमारी स्वर संयुक्तो लेपः प्रशस्ता। रोहित तेन पाकस्य शोफस्य च रक्षणं भवति। तो ये भी काफी पांडु हरिद्रा रक्तचंदन स्फटिक रोहित, जनरली हरिद्रा और रक्तचंदन ये तो शोफ में अभिघात से शोफ में देते ही है, स्फटिका भी रहती है इसमें, रोहित का एक अलग है। और कुमारी स्वरस तो मैंने नहीं किया था इसके प्रयोग इसके साथ में। तो पाका और शोफ इन दोनों का रक्षण करने के लिए अच्छा है। नेत्रदाह है पाके रागे च कुमारी लेपः प्रशस्ता। दाह पाक राग इनमें कुमारी लेप प्रशस्त है। तो वैसे देखा जाए तो कुमारी काफी अच्छी दवा है, आसानी से उपलब्ध है। तो काफी सारे रोगों में कुमारी का प्रयोग हो सकता है, ये एक अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। और विषम प्रणुत भी है, ये भी एक अच्छी बात है कि केमोथेरेपी रेडिएशन के साथ में जरूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ। मुरुवेण्णामध्ये कुमारी आहे, ओके। ये आतिश या मंगेश दोनों नहीं है। पुनर्नवा ये भी अच्छी वनस्पति है, ये तो भाव इसमें गवा पढ़के की किताब में होनी चाहिए, नंबर एक बार देख लेना। पुनर्नवा श्वेतमूला शोथग्नि दीर्घ पत्रिका कटु कषायानुरसा पांडुग्नि दीपनी परा शोफानिलगर श्लेष्म हरि व्रण्योदर प्रणु। तो श्वेतमूल जिसका है वो शोथग्नि दीर्घ पत्रिका, कटु कषायानो रस, पांडुग्नि दीपनी परा। तो पांडुग्नि और दीपनी पर है। शोफ अनिल गर श्लेष्म हरि व्रणी उदर प्रणुत। या व्रण्या उदर प्रणुत, ये भी बात हो सकती है। रक्त पुनर्नवा पुनर्नवा अपरा रक्ता रक्त पुष्पा शिलाटिका शोथग्न क्षुद्र वर्षाभूर वर्ष वृषकेतु कपिल्लकः। पुनर्नवा वारुणा तिक्ता वारुणा कटुपाका हिमा लघु मातला ग्राहिणी श्लेष्म पित्तरक्त विनाशिनी। तो ये काफी प्रचलन में है पुनर्नवा वास्तव में। नंबर मिला का पुनर्नवा का इसमें द्रव्य गुण विज्ञान में 86। ओके।
शोथग्नि वर्षाभू शिवाटिका च जाङ्गलदेशे पुनर्नवा रोहति सा भूमिम् अनुसर्पति प्रायः वर्षाकाले पुनरुद्भवति पुनर्नवा द्विधा श्वेता रक्ता श्वेता च तत्र रक्तायाः मूलानि वृत्तानि पुष्पाणि च रक्तानि सन्ति श्वेतायासु श्वेतानि सन्ति पुनर्नवायाः मूलम् औषधक्रियासु प्रशस्यते पुनर्नवा चूर्णम अर्धकर्ष प्रमाणम स शर्करम स जलं च ये तो रसायन भी है पुनर्नवादिक वाथा कर्ष प्रमाणः क्षौद्रयुतः पुनर्नवा सवः कर्ष प्रमाणः समजलः कटुक कषायानुरसा पांडुग्नि दीपनि सरा शोभानिलगर श्लेष्म हरिव्रण्योदर प्रणुत इस प्रकार के तो ये पुनर्नवा स्वेदोपगा अनुलोपनोपगा अनुवासनोपगा कासारा वयस्थापनी च इति चरके तो ये वयस्थापनी इसलिए रसायन इस प्रकार की है पुनर्नवा कटुका कषायानुरसा च तस्या विपाकः कटुः वीर्यम् उष्णं च कटुकषायत्वात् कफं हन्ति उष्णवीर्येण वातं शमयति रक्ता पुनर्नवा तो वातला शैत्यात् तथा रक्तम पित्तं च शमयति तो ये रक्त पुनर्नवा ज्यादा दिखाई देती है मेरे ख्याल में दीपनी कटुत्वात् कटुपविपाकित्वात् उष्णवीर्यत्वाच्च पुनर्वा जाठराग्निं वर्धयति तो कटुरस कटुविपाक और उष्णवीर्य तो जाठराग्नि को वर्धन करते हैं यकृतस्य ग्रहणी यकृतस्थं ग्रहणीस्थं च अग्निं विशेषेण पुनर्नवा दीपयति यदा अपां धातुः अग्निं संशमयति तदा पुनर्नवा अग्नेयगुणयोगात् द्रवस्य शोषणं करोति अग्निं च वर्धयति तो जल महाभूत के जरिए जब अग्नि शांत होता है तो पुनर्नवा आग्नेय गुण योगात द्रवस्य शोषण करोति कृत्वा अग्निम च वर्धयति तो अग्नि को बढ़ा देते हैं शोफे कफज अग्निमांदे श्लेष्मदुष्टायां ग्रहण्यां दीपनार्थं पुनर्नवा चूर्णस्य क्वाथस्य वा प्रयोगः शस्तः तो शोथ कफज अग्निमांद्य और पुनर्नवा तो शोथग्नि ये महत्वपूर्ण माना जाता है तो शोथ के लिए पुनर्नवा खास करके प्रयोग में लाई जाती है मूत्रला शोधनी च शोथग्नि च पुनर्नवा जलीयाग्निं वर्धयति तथा शरीरस्थस्य क्लेदस्य पाचनं कृत्वा सेदं मूत्रं पुरुषं वातं च जनयति पाचनेन पुनर्नवा मूत्रं वर्धयति शीतोदकं क्षीरं बालकम् इक्षुरसः च शरीरस्य क्लेदं वर्धयन्ति क्लेदवर्धनात् क्लेदवहनं कार्यं मूत्रस्य वर्धते पुनर्नवा तु शरीरे धातुषु च न क्लेदं न वर्धयति किन्तु आमपक्वाशये मूत्रं विवेचयति तथा भौतिकाग्निं च दीपयति तेन द्रवशीतगुरुस्निग्धमन्दसान्द्र मृदुगुणानां पचनं च भवति पाकात् क्लेदस्य जलस्य च शरीरस्थं संचयं नाशयित्वा पुनर्नवा शोथगिनी भवति ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा एक फणसळकर का कंटकारी गोक्षरे कॉम्बिनेशन अच्छा था बस्ती पार्श्व शिरशूली वैगरी गोक्षर साधिता ये जोरम में आया है और उनका कहना था कि इसमें शरीर स्थित जल धातु का पचन करने का क्लेद का पचन करने का और फिर उसको मूत्र मार्ग से निकालने का सामर्थ्य है जैसे दातार गुरु जी ने श्वदंष्टादि गुगुल की निर्मित की और उसमें जलमाभूत का पचन करके फिर वृक्क द्वारा या बस्ती द्वारा उसका निष्कासन वही किया जाता है तो उसी प्रकार से पुनर्नवा भी इसमें शामिल हो सकती है पुनर्नवा अच्छी तरीके से काम कर सकती है शायद हम पुनर्नवा कंटकारी गोक्षुर ये कॉम्बिनेशन के बारे में सोचेंगे तो इसका अगर कल्प बनाया जाता है
पुनर्नवा कंटकारी गोक्षुर का। तो खास करके कफ जिसमें ज्यादा है, स्त्यानत्व इस प्रकार का है, या फिर क्लेद ज्यादा है, तो इन सभी में ये पुनर्नवा कंटकारी गोक्षुर ये कॉम्बिनेशन जल महाभूत का पचन करके उसको बाहर निकाल देगा। मूत्र मार्ग से खास करके। तो किडनी फेलियर में भी ये अच्छी तरीके से काम करेगा सीकेडी में। और शोथ जहाँ पे है, उधर हो या किडनी फेलियर इस प्रकार का हो, उस सभी में ये करना है। इसमें पानी रिस्ट्रिक्ट करना है, ये तो बात सही है कि इसके सभी के जरिए क्लेद वृद्धि हो जाती है, तो पानी रिस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन जो पानी संचित हो गया है शरीर में, उसको बाहर निकालने के लिए और शोथ को कम करने के लिए पुनर्नवा अच्छी काम करेगी। इसका शायद गूगल भी बना सकते हैं, जैसे दाता गुरुजी ने किया था श्वदौषधि गूगल, उस प्रकार का ये पुनर्नवादि गुगुल, पुनर्नवा कंटकारी गोक्षुर, ऐसा कॉम्बिनेशन। और उसके साथ में गुगुल इस प्रकार से। जैसे पुनर्नवादि गुगुल नाम से अलग पाठ है, वो बड़ा पाठ है। या फिर कल्प कर सकते हैं। तो द्रव शीत गुरु स्निग्ध मंद सांद्र मृदु गुणानां पचनम भवति, पाकात् क्लेदस्य जलस्य च शरीरस्थं संचयं नाशयित्वा पुनर्नवा शोथग्नि भवति। तो ये भी अच्छा रहेगा। अनुवासनोपगा, अनुवासने पुनर्वशा पुनर्नवा प्रशस्ता, पक्वाशय गतान् त्रीनपि मलान् पुनर्नवा हरति। पुनर्नवा सिद्ध तैलम अनुवासने प्रशस्तम, विशेषतः वातोदरे आना है आत्मा नैचे पुनर्नवा अनुवासनोपगा भवति। ये तो नहीं किया गया है पुनर्नवा तेल इस प्रकार से। हाँ, तो ये जरूर सोच सकते हैं। सरा, अतिमात्रा सेविता पुनर्नवा सरा भवति, सातो जाठराग्निं प्रदीपयति, दोषान् पचति, मलान् भिनत्ति च। आग्नेयत्वात् सर्वगुणपित्तस्य प्रादुर्भावः कोष्ठे भवति, तेन पित्तस्य हारितस्य च पुरुषस्य निस्सरणं भवति। रक्ता पुनर्नवा तो ग्राहिणी शैत्यात्। तो ये रक्त पुनर्नवा ग्राही है शैत्य के कारण, लेकिन श्वेत पुनर्नवा, अभी बाजार में पुनर्नवा जो मिलते हैं वो श्वेत है, रक्त है, इसके बारे में कैसी जानकारी मिलेगी ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि पुनर्नवा चूर्ण तो आसानी से मिल जाता है, ये किस पुनर्नवा का है, ये संचय करते समय, कलेक्शन करते समय उसके बारे में देखा जाता है, नहीं देखा जाता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं तो खुद इस प्रकार से पुनर्नवा का मूल का संग्रहण करें, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हम्म, यहाँ भी होती है कोकण में पुनर्नवा, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये कुछ वैल्यू एडिशन करके दवाइयाँ बनाना, ये एक अच्छा रहेगा। स्वेदोपगा, कटुरसत्वाद उष्णवीर्यत्वाच्च पुनर्नवा स्वेदने प्रशस्ता, उदर्द पीनस श्वासे जंघा पर्वास्ति शूले, सर्वांग शोफे एकांग शोफे उदरे च पुनर्नवा स्वेदः प्रशस्तः। ये भी नहीं किया गया है। हाँ, तो पुनर्नवा का स्वेद, बाष्प स्वेद इस प्रकार से कर सकते हैं। त्वग्गतं क्लेदम शोफन शूलन च हरति। तो त्वग्गत क्लेद इसका पचन करते हैं, शोफ और शूल का हरण करती है। वयस्थापने पुनर्नवा तारुण्यम रक्षति, जीर्णोपि पुनर्नवो भवति पुनर्नवा रस रसायन सेवने। तो पुनर्नवा नाम से ही ये पुनर्नवी करती, फिर से युवत्व प्राप्त कर देती है, ऐसा है। तो उस हिसाब से पुनर्नवा अच्छी इस प्रकार के रहेगी।
उष्णवीर्य होने के कारण श्वेत पुनर्नवा और हरितकी एक कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। उसमें शायद गोक्षुर को भी जोड़ सकेंगे। वार्धक्ये शरीरस्थमलानां सम्यक् निस्सरणं न भवति, तथा च रक्ते धातुषु वातप्रकोपो भवति, धातुषु च वातप्रकोपो भवति। तत्र पुनर्नवा रसादि रसरक्तादि धातून् धातवः स्रोतसाञ्च शोधनं करोति। शरीरशोधनात् हृदय नाभि शिरः पक्वाशय शिरा स्नायुधमन्यादि कानाम् अवयवानां शोधनं भवति। ये किसके आधार पर उन्होंने लिखा है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हृदय नाभि शिरः, ये शायद त्रिमर्मीय है। पक्वाशय शिरा स्नायु धमनी आदि, ये मध्यम रोगो मार्ग में है सभी। इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तस्मात् प्रमेह शोथ उदर अर्शक काशश्वासादि विकारा ये वार्धक्ये पीड़ां जनयन्ति तेषां प्रादुर्भावो न भवति। तो प्रिवेंशन के लिए भी ये बताई गई है। मूत्रला शोथग्नी वर्णन करताना कटू उष्ण कटू असून क्लेद पाचन करत त्यानंतर मूत्रविसर्जन करते असे लिहिले आहे, नक्की कसे होते? उसमें संदेह की बात नहीं है एक्चुअली। जब इस प्रकार का क्लेद का संचय शरीर में होता है, इसमें अग्निमांद्य होना एक महत्वपूर्ण है, और फिर पाचन नहीं होता, और पाचन नहीं हुआ तो मित्र से क्लेद वाहनम ये जो कार्य दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता इस प्रकार से। और संचय होने के कारण शोथ आना आरंभ हो जाता है, फिर पांडुत्व निर्माण होता है, सांस फूलने लगती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें होती है। तो लंघन और पाचन ये पहला उपक्रम रहेगा। तो अग्नि बढ़ेगा, और फिर अग्नि इसका आम का पचन करेगा। उसमें अगर पुनर्नवा की जोड़ दी जाती है तो ये विशेषतः क्लेद का शोषण करके उसका पचन करेगी, और फिर जो अतिरिक्त क्लेद है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देगी इस प्रकार से। सीसीएफ में या किडनी फेल्योर में काफी देखा गया है कि शुरू में केवल लंघन पाचन से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कि जब भूख लगे तभी पेयादिक्रम लेना है। ये पहली बात, इसमें भूख लगे तभी लेना है, भूख नहीं है तो नहीं लेना है, लंघन ही करना है। और उसके साथ में अगर हम पाचन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं वो अच्छा इस प्रकार का रहता है। गोमूत्र हरिका का भी ऐसा ही निर्देश है। ये तो है गोमूत्र हरितकी में, जैसे मैंने हरितकी और पुनर्नवा ये कॉम्बिनेशन कहा, उसमें गोमूत्र जोड़ देंगे तो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। पुनर्नवा गोमूत्र, गौमूत्र पुनर्नवा हरितकी और गोमूत्र की भावना है इस प्रकार से। इसमें गोमूत्र डालते रहना, वो सूख जाता है फिर से डालना, इस प्रकार 7 बार कम से कम डालना इस प्रकार से। तो ये ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण पाचन इस प्रकार का हो जाता है, और मल मूत्र दोनों का बहिर्निष्कासन इस प्रकार से करता है। तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन इस प्रकार का रहेगा। लेकिन रसायन के स्वरूप में अगर पुनर्नवा का प्रयोग करना है तो हरितकी और पुनर्नवा यही कॉम्बिनेशन, उसमें गोमूत्र मत डाले इस प्रकार से। और चित्रक भी इसमें आ सकता है कॉम्बिनेशन में इस प्रकार के। जहाँ लंघन पाचन की आवश्यकता इस प्रकार की है। तो एक बार पचन होने से ये अपने आप बाहर निकलने लगते हैं, ऐसा है। तो ये
मैं भी विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देशकालोक सात्म्यानाम विधिर्यस यस प्रकाशितः, ये जो बात कही गई है, विधि से निर्माण हुआ रक्त ये शुद्ध होता है। और देश काल और ओक सात्म्य, ये तीन उसमें मुद्दे बताए गए हैं। तो ओक सात्म्य ये तो व्यक्ति पर निर्भर है, देश सात्म्य और काल सात्म्य हम काल और देश के अनुसार कर सकते हैं। प्रमेहात पुनर्नमा हरित की चालेल का, चलेंगे, अपतर्पण करने वाली है, ये समझ कर करना है। वैसे हरितकी के गुणकर्मों में ब्रूहणी ये भी बात लिखी गई है। वैसे देखा जाए तो हरितकी अपतर्पण करने वाली इस प्रकार की है, लेकिन रसायन है तो ब्रूहण भी कार्य कर लेती है जब शोधन एक बार होने के बाद, इस प्रकार से। तो उस दृष्टि से इन सभी चीजों को देखना है। और मुझे लगता है कि भावनाएं देकर पोटेंसी अगर बढ़ाई जाती है तो काफी अच्छा इस प्रकार का काम होगा। तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ इसके बारे में, कॉम्बिनेशंस बनाने के बारे में, और फिर उसको काम में कैसे लाएंगे इस प्रकार से। लेकिन छोटे छोटे योग बना के भी बड़े कार्य हो सकते हैं, अगर पहले तो हमें ये करना है कि दिनचर्या ये सभी बातें सुधरनी है। अब सीकेडी में भी मेरा एक विचार है कि मॉडर्न मेडिसिन केवल यूरिनरी apparatus का विचार करती रहती है, लेकिन जो रक्त किडनी में आता है वो कैसा है, वो शुद्ध है अशुद्ध है या दोषों से भरा है, ये नहीं देखा जाता, उसके ऊपर कोई बहस नहीं। और दूसरी चीज ऐसी है कि अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है तो भी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनती है। तो जो रक्त किडनी में आ रहा है वही अगर बिगड़ा हुआ इस प्रकार का है तो फिर उससे आप कितने भी अच्छे फिल्टर्स लगाओ किडनी के जरिए, ये सुधरने वाला इस प्रकार का नहीं है। तो ऐसे हालात में शुद्ध रक्त कैसे निर्माण हो, इसी के बारे में सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। और ये बड़ी अजीब बात कही है, देश काल और ओकसात्म्य, ये जो विधि है उससे रक्त शुद्ध बनता है और उस शुद्ध रक्त का अनुगमन प्राण करता है। तो शुद्ध रक्त बनना एक अहम मुद्दा है, आवश्यक इस प्रकार का मुद्दा है। और ये देश काल ओकसात्म्य पर निर्भर इस प्रकार का है। तो जो हमें अभी मैं सोच रहा हूँ ये लिंकिंग कैसे करेंगे, लेकिन काफी दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। पाचन मूत्रल कल्पों में नीरी सायरप भी अच्छा काम करता है। तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है नीरी का जो है वो, मैंने भी प्रयोग किए हैं काफी उसके, किडनी फेलियर में खास करके अच्छे काम करती है इस प्रकार की नीरी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो खाने पीने के बारे में काफी जानकारी इस प्रकार की ली जाएगी, और उसमें कहाँ कहाँ सुधार आवश्यक है ये हम बता सकते हैं। ये एक बात इस प्रकार की रहेगी। पानी रिस्ट्रिक्ट करना है ये दूसरी बात, क्लेद वर्धन अगर हो रहा है तो पानी को रिस्ट्रिक्ट करना है, एक दूसरी बात इस प्रकार की है। और फिर लंघन पाचन करके एक क्लेद निस्सरण करने वाली इस प्रकार की दवाइयाँ वहां पे देनी है। तो इसमें पांडु रोग में ये सॉरी कि सीकेडी में पांडु रोग ये भी एक अहम मुद्दा रहता है। हीमोग्लोबिन काफी कम रहता है इस प्रकार से, और बाकी भी पांडु के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अभी एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके कुछ हद तक पांडु में राहत मिलती है, इस प्रकार से हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ता है इस प्रकार से। तो ये बोन मैरो से संयुक्त इस प्रकार का कुछ उपचार है। अभी स्थूलास्तुषु विशेषेण मज्जा भवति, अन्वस्तिषु सरक्तम मेधः उच्यते।
ये बात कही गई है। और धातु परिपोषण क्रम में मेद अस्थि में घुस जाता है और उसको मज्जा कहते हैं, इस प्रकार का एक रेफरेंस है। तो वास्तव में मेद का अस्थि में परिवर्तन और फिर अस्थि का मज्जा में परिवर्तन, इस प्रकार की चीज आवश्यक है। और सर्वोत्तम मेद, ये जो बात कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए मेद और रक्त कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का होगा। तो शायद मंडूर इसमें अच्छी तरीके से काम करेगा। पुनर्नवा मंडूर वैसे भी प्रचलन में है, तो इसको अगर हम भली भांति प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे पुनर्नवा मंडूर को, और फिर विशुद्ध रक्त उससे निर्माण हो जाए, और फिर प्राण उस शोणित का अनुगमन करता है, तो प्रीणयन चाखिलन देहम जीवयन जेठरानलम, ये एक बात हो सकती है। या फिर बलवर्ण सुखायुषा नत्य प्राणिनम प्राणा शोणितम यान वर्तते, बलवर्ण सुख और आयुष, इस प्रकार की प्राप्ति होती है। तो इसमें वर्ण भी है, बल भी है, इस प्रकार से। और सुख और आयुष ये भी इसके साथ जुड़े इस प्रकार से। तो विधि सुनीति अध्याय के आधार पर अगर ये शुद्ध रक्त बनना और फिर प्राण का उसका अनुगमन, प्राण के द्वारा उसका अनुगमन होना, ये बात हो सकती है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब हम पूरे फुफ्फुस भर के सांस लेते हैं, दीर्घ श्वास लेते हैं इस प्रकार से, और उज्जाई करते हैं ताकि पूरा फुफ्फुस जो है वो हवा से भर जाए। अब इसके आगे ये पेट आगे बढ़ जाता है, डायफ्राम नीचे खींचा जाता है, और फिर वहां नाभि के यहाँ सिरा का जालक इस प्रकार का है। तो इसमें अगर अंतः कुंभक करते हैं कि होल्ड करते हैं हवा को लेकर इस प्रकार से, तो शायद नाभि के यहाँ जो रक्त स्थित है सिराओं में इस प्रकार से, वो वायु उस रक्त का अनुगमन इस प्रकार का करेगा। और फिर बलवर्ण सुख आयुष इनकी प्राप्ति इस प्रकार से होगी। तो अभी तो मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार फेफड़ों का और नाभि के सिरा चक्र का कुछ संबंध नहीं, लेकिन आमतौर पर हम नॉर्मल श्वसन की बात करते हैं तो पूरा वायु वहां पे भरा ही नहीं जाता। बहुत ही शैलो ब्रीदिंग हम करते रहते हैं इस प्रकार से। और मुस्ता एंड महाभूतावर कैसे काम करते, जल महाभूतावर कैसे काम करते, ये भी आम पाचन करके, क्लेद का पाचन करके निकाल देती है मुस्ता इस प्रकार से। तो ये भी अच्छी तरीके से काम करने वाली इस प्रकार की है। तो उनके बारे में भी सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो प्राणायाम अगर हम करेंगे इस प्रकार से कि पूरा दीर्घ श्वसन और फिर अंतः कुंभक, और सवारिया प्राणायाम में ये अंतः कुंभक और बहिकुंभक के स्क्वायर ब्रीदिंग करके बताया है, ये 5-5 सेकंड तक है। उसको 10 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। उससे आगे बढ़ाना है तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि ये स्क्वायर ब्रीदिंग शुरू में भी कर सकते हैं, और ये सभी जो प्रकार होने के बाद फिर से स्क्वायर ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो पहले अगर 10 सेकंड के लिए स्क्वायर ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो सफलता नहीं मिलती। लेकिन ये एब्डोमिनल थोरैसिक, थोरैसिक एब्डोमिनल और दोनों का इस प्रकार का जो शुरू में है, और फिर उल्टे क्रम से कि एब्डोम दोनों का है, फिर एब्डोमेन का है, और फिर थोरैसिक है, इस प्रकार से जो
एक्सलेशन इस प्रकार का है। वो करने के बाद वो एक तरीके से शुद्धि प्रक्रिया है। वो करने के बाद 12 साइकिल्स ये स्क्वायर ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसमें पहले एक साइकिल में केवल 5-5 सेकंड ही करेंगे। फिर बीच में 2 साइकिल्स जो है ये एक्चुअली 12 साइकिल्स नहीं है, ये मेरे ख्याल में ये दो दो का करके अगर करते हैं और फिर अंत में फिर एक बार 5-5 सेकंड का करते हैं तो पॉसिबल होता है, उस समय में पॉसिबल होता है, शुरू में पॉसिबल नहीं होता है। ये मेरा अनुभव रहा है इस प्रकार से। सीकड़ी में औषधि अशुद्ध रक्त किडनी में जाता है, इसलिए फिल्ट्रेशन अफेक्टेड। अशुद्ध रक्त उत्पत्ति के कारण ही एचबी डाउन मिलता है, ऐसा सोच सकते हैं क्या? सोच सकते हैं। काही पेशंट मध्ये एचबी लेवल नॉर्मल असतात पण दौर्बल्य, हा, ठीक आहे, आयलिड पेल, काय भूताग्नी कमी, अशा वेळेस लंघन पाचन करून सूर्य सुरुवातीला पांडूमधील घृत वापरावा की पांडूमधील ताप्यादी लोह वापर करेंगे? इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि घृत की अवस्था होती है, अति मंदाग्नि है तो घृत नहीं देना है, मंदाग्नि में दे सकते हैं इस प्रकार से। तो ये घृत कब देना है ये सोच कर करना इस प्रकार का पड़ेगा। साथ में ही आमाशय स्वेद, आमाशय क्लेद वृक्क पुष्यति सिद्धांतों को इसमें जोड़ सकते हैं क्या? ये रेफरेंस मुझे याद नहीं है। आमाशय क्लेद वृक्क का पोषण करता है, ये कहाँ से लिया? शारंगधर से है क्या? तो रेफरेंस मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो विशुद्ध रक्त निर्माण होना ये आवश्यक है, ये पहली बात। और प्राण उसका अनुगमन करता है, ये जो बात बताई गई है वो शायद नाभि के यहाँ जो शिरा जालक है, अंतःकुंभ करते हैं कि डायफ्राम नीचे आ जाता है और वहां से शिरा जालक संयुक्त इस प्रकार का हो सकता है। ये एक बात इस प्रकार की रहेगी और वो रक्त का अनुगमन इस प्रकार से करेगा। तो अभी इन सभी के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ अगर रेफरेंस हमें मिलता है कि ये अच्छी तरीके से इसमें काम करेगा या वहां पे ये एक्सचेंज हो जाएगा। नहीं तो मेरी जो संकल्पना है कि अगर फेफड़े पूरे भरकर सांस लेते हैं तो और अंतकुंभक करते हैं तो वायु परकोलेट हो जाएगा पूरे शरीर में इस प्रकार से। और नजदीकी स्थान उसका नाभि है इस प्रकार से। तो उसके जरिए 175 जो शुद्ध रक्त वहन करने वाली नाड़ियां सिराएं हैं उनके जरिए वो शरीर में पहुंच सकता है, ये एक बात हो सकती है। हाँ, हाँ। और वैसे वातुजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट रक्त वहन करने वाले भी 175 नाड़ियां हर सिराएं बताई गई है। तो ये सब किसी ना किसी तरीके से अगर पूरे शरीर में
इसको दोषों को लेके जाते हैं, शुद्ध रक्त को लेके जाते हैं, और उस शुद्ध रक्त का अनुगमन प्राण करता रहता है और बलवर्ण और सुखायुष की प्राप्ति होती है। तो ये काफी समझने का मामला है इस प्रकार से। बस्त्यामयांत का गुरुत्व के रिजल्ट अच्छे हैं मूत्र व स्रोतस्गत व्याधि में, वो तो मैं करता रहता हूँ इस प्रकार से। लेकिन आमाशयगत क्लेद वृक्क का पोषण करता है, ये रेफरेंस कहाँ पे है, ये मुझे बता देना थोड़ा सा। हाँ, ये शायद क्षारंधर में होगा। आमाशयगत क्लेद वृक्क का पोषण करता है। तो बस्त्यामयन तक तो अच्छा है, उसमें संदेह की बात नहीं है। मैं सभी इन मरीजों में बस्त्यामयन तक का प्रयोग करता है, लेकिन वो काफी बड़ा पाठ इस प्रकार का है, इस प्रकार से। वीपी संप्राप्ति क्या है? बहुतेक जबरदस्ती सरांचा विचार असावा, नहीं मुझे भी ये कुछ हद तक याद है। नको, ठीक है पूरे। वीपी वातपित्त, ओके। ऐसे कुछ अजीब प्रेफरेंसेस शारंगधर में आए हैं, मुझे लगता है कि ये शारंगधर का होगा, क्योंकि मुझे भी हल्का हल्का याद है ऐसा कुछ सुना है इस प्रकार से। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं इस प्रकार से। तो वातपित्त के हिसाब से तो अच्छा है ये, कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो हृदय नाभि शिरा शिर पक्वाशय शिरा स्नायु धमनी गतानां धमन्यादिकानां अवयवानां शोधनं करोति। तो ये एक अजीब बात है, शिरा स्नायु धमनी ये भी बताई गई है। प्रमेह शोथोदराशक काशश्वासादि विकारा ये वार्धक्ये पीड़ां जनयति तेषां प्रादुर्भावो न भवति। दुग्धं शतावरी बलाच माधुर्यात् रसादि धातूनां वर्धनेन बलदानेन च रसायनानि भवन्ति पुनर्नवातुं मूत्रादिमलमार्गैः धातुमलानां शोधनं कृत्वा रसायनी भवति। तो ये शोधन जाति की इस प्रकार की है, और इसलिए मुझे लगता है कि पुनर्नवा और हरित की ये कॉम्बिनेशन अच्छा इस प्रकार का रहेगा। गोक्षुर भी इसमें डाल सकेंगे इस प्रकार से। तो क्लेद निर्हरण जो है वो बस गोक्षुर के जरिए दादा अच्छा होगा, और सभी रसायन है और थोड़ा शोधन करने वाले, और हरित की ये दोनों उष्णवीर्य है पुनर्नवा, लेकिन गोक्षुर शीतवीर्य इस प्रकार का है। तो ये कॉम्बिनेशन काम करेगा, देखते हैं इस प्रकार से। रीनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में कैसे अप्रोच करें? नको, ठीक है जिसका हाइपरटेंशन ये अलग तरीके से ही सोचना है। मैंने एक लेक्चर काफी वर्षों पूर्व दिया था हाइपरटेंशन के बारे में, उसमें रक्त, सिरा और वायु, इन तीनों का विचार, और फिर आम क्लेद कफ, इनका विचार करना आवश्यक होता है। तो अभी कुछ मरीजों में ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर का कारण समझ में नहीं आता है, सोनोग्राफी होती है और फिर पता चलता है कि किडनी का फंक्शन हैम्पर हो गया है या किडनी में सिस्ट है वगैरह वगैरह, और इसके लिए हाइपरटेंशन है इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। मैंने एक दो मरीज इस प्रकार से देखे हैं कि जिनका निदान पहले हाइपरटेंशन था और सोनोग्राफी में पता चला कि इस किडनी में बहुत बड़े बड़े सिस्ट है और निकालना भी मुश्किल है, और किडनी का फंक्शन काफी हैम्पर इस प्रकार का हो गया है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में कैसे शुरुआत करें, एक सिस्ट अगर कम हो सकेंगे तो ही इसमें रिलीफ मिलेगा इस प्रकार से, नहीं तो रिलीफ नहीं मिलेगा इस प्रकार के। पुनर्नवतु मूत्रादि मलमार्गे धातूनां शोधनं कृत्वा रसायनं भवति।
उक्तंच वाग्भटे पुनर्नवस्य अर्धफलम नवस्य पिष्टम पिबेद। यहाँ पे ऐसा अर्धमासम मासद्वयम तत्त्रिगुणम समाम वा जीर्णोपि भूयस्य पुनर्नवस्यात्। ये नाम जैसा है कि ये साक्षात फिर से पुनर्नवा करती है इस प्रकार से, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी काफी है इसमें। हरितकी शुंठी देवदार गुडीची युता पुनर्नवा कषाय। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक किडनी कैंसर के रोगी की किडनी निकलने के बाद उसकी हार्ट बीट 40 रहने लगी। कैसे विचार सोचे, ये इस प्रकार से मत करो। ये हमारी पूरी हिस्ट्री ले लो। मैंने एक अजीब उदाहरण सुना था कि किडनी ट्रांसप्लांट किया, उस ट्रांसप्लांट किए हुए किडनी में कैंसर था, तो इम्यूनोसप्रेशन चल रही थी, तो इसको कैंसर बढ़ने लगा। और मूल व्यक्ति में कैंसर के कुछ भी लक्षण नहीं थे, उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो वो अच्छा था इस प्रकार से। तो फिर किडनी निकालनी पड़ी क्योंकि कैंसर जल्दी से स्प्रेड हो रहा था। और जिस कारण के लिए किडनी ट्रांसप्लांट किया था वो मालूम नहीं कि पैसे पता नहीं चला कि इसमें कैंसर है इस प्रकार से। What in liquid lipid profile, HDL is low around 24 and LDL is also low. LFT is okay. सिर्फ इस प्रकार के सवाल मत पूछो, पूरी हिस्ट्री ले लो और फिर पूछो। पुनर्नवा का प्रयोग कर सकते हैं। सिस्ट के लिए पहले नैसर्गिक आहार लेना बहुत जरूरी है, और फिर इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं कि क्या करेंगे इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। हम्म? ओंकार आहे ना। आ, विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।